एवरीवन एंड वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। तो गेट के एग्जाम में अब 6 महीने बाकी है ना, और आपके पास है एक बहुत बड़ा सिलेबस जो आपको कवर करना है, ठीक है। और जब भी हम लोग सिलेबस कवरेज की बात करते हैं तो गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर नोट्स, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करता हूँ नोट्स की आपके पास, तो हो सकता है कि एट द एंड आप 8-9 हजार पन्ने लिख के एंड अप कर रहे हैं, ठीक है। बट मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 8,000 पन्ने लिख लें या 8,000 पन्ने निकलने से आपका गेट निकल जाएगा, ये कतई नहीं होने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना क्वालिटी के एक्सपेक्ट को कैसे मैनेज करके रखे हैं अपने नोट्स में, ठीक है। तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरा ये मानना है कि नोट्स इज व्हाट आर्ट, ठीक है। आर्टिस्ट लोग ये अच्छा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और अच्छे नोट से मेरा ये मतलब नहीं कि आप 3 कलर का पेन लेके रंगोली डाल दें, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूं आपके पास कि नोट्स में आप वही चीज लिखें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जिसको अगर आप पढ़ते हैं तो आप चीजों को अच्छे से रिकॉल कर पाए। एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लिखना गेट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज का हम लोग का टाइटल यही है, हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। तो मैं सोचा कि आपको अपने नोट्स दिखाता हूं, है ना, और अपने नोट्स से आपको बताता हूं मैं कि भाई किस तरीके से आप एक अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यह भी कहूंगा कि जो मेरा तरीका है नोट्स बनाने का, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, बिकॉज मैंने गेट में 2 बार रैंक लाया है। एक बार मेरा रैंक 157 था, एक बार मेरा रैंक 186 है। इसका मतलब ये है कि जो नोट्स को मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में जाके मार्क्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो आपको एकदम टेस्टेड स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं, कतई ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा नोट्स मैं बनाता हूं आप वैसे ही बनाएं, ठीक है ना। आपका स्टाइल और मेरा स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों का टारगेट सेम है, वो ये है कि हम गेट में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। तो मेरे सामने है आज यहाँ पे पावर जनरेशन के नोट्स मेरे, ठीक है। पावर जनरेशन आपके पास पावर सिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल इलेक्ट्रिकल वाले इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, चाहे वो मैकेनिकल से हो, चाहे वो सिविल से हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, किसी भी ब्रांच से हो, ठीक है। क्योंकि नोट्स तो हमको हर सब्जेक्ट में बनाने पड़ते हैं, ठीक है। हमारा कंटेंट स्टैटिक होता है, गेट का जो कंटेंट है वो कंटेंट स्टैटिक है। स्टैटिक है इसका मतलब क्या, रोज सुबह अखबार में हमारे लिए नया कंटेंट नहीं आता, हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते, हम उन लॉस पे बात करते हैं जो पिछले 500 साल से सेम है और उम्मीद करते हैं कि अगले 500 साल तक के भी सेम रहेंगे, क्योंकि हम साइंस ओरिएंटेड चीजें पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, गेट एक कंपैरेटिव एग्जाम है, इसके नेचर को समझिएगा आप। 65 क्वेश्चन आपको 3 घंटे के ड्यूरेशन में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन अगर आपको 3 घंटे के ड्यूरेशन में सॉल्व करने हैं तो मोटा मोटा मैं मानता हूं तो एक क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट आपको देने को मिलता है, ठीक है। तो मुझे मेरा टारगेट पता रहे कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट क्या है मतलब क्या, मुझे यहां पे यूनिवर्सिटी के समान कहानी लिख के नहीं आनी है, ठीक है। और 1 नाइट स्टडी से गेट का एग्जाम निकलता भी नहीं है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहां पे आपकी स्ट्रिक्टली एनालिटिकल एबिलिटीज चेक की जाती है। एनालिटिकल एबिलिटीज चेक करना इसका मतलब क्या, एक आईआईटी का प्रोफेसर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करता है, बहुत सोच के क्वेश्चन फ्रेम करता है, आपके माइंड को ट्रैप करने की कोशिश करता है आपके माइंड को ट्रैप करने की कोशिश करता है। इसका मतलब क्या, आपको वहां पे एक इजी एस्केप निकल के उसके द्वारा दिए हुए डेटा से करेक्ट आंसर लेके आना है, ठीक है। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गेट में 100 में से 70 नंबर भी स्कोर कर पाते हैं। गेट में 100 में से 70 नंबर स्कोर करने का अर्थ ये होता है कि आप डेफिनेटली अंडर 100 रैंक के आसपास खड़े हैं, ठीक है। मैंने खुद 100 में से 70 नंबर लेके आए थे और मैं लगभग 150 रैंक लाया था, ठीक है। और इसके बाद का जो रेशो होता है कि मतलब अगर आपका 2 नंबर शायद ऊपर आया तो सीधा आप 40 रैंक ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, डेसिमल्स में भी रैंक चेंज होते जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं किसी के 35 नंबर और किसी के 40 नंबर है तो 35 नंबर वाले का हो सकता है कि 10,000 रैंक है और 40 नंबर वाले का हो सकता है कि 6,000 रैंक है। तो इतना सेंसिटिव एग्जाम है। इतने सेंसिटिव एग्जाम के लिए आपको एक बहुत ही रोबस्ट माइंड सेटअप की नीड रहती है, ठीक है। और उस माइंड सेटअप में आपका ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपने नोट्स को बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट वे में बनाए हैं, सिलेबस को एम्बाइब करके अपने अंदर, है ना, तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस कारण मैंने आपके सामने आज एक नोट्स रखा हुआ है, ठीक है। जब भी हम नोट्स लिखने आते हैं तो गेट के एग्जाम में ऑलवेज अवॉइड पैराग्राफ्स, ठीक है। पैराग्राफ्स को हमेशा आप अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कहानी लिखने बैठे हैं, ठीक है। आपको पता रहे कि हम हिस्ट्री का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, हम एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पे से 100 में से 95 नंबर, 100 में से 95 मार्क्स जो होता है ना, वो 95 मार्क्स आपके पास न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आता है। न्यूमेरिकल ओरिएंटेड आता है इसका मतलब क्या, यहाँ पे
कोई आपके पास रोट नॉलेज की नीड नहीं होती है ना। इसका ये मतलब नहीं कि भाई उसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, वो कब पैदा हुआ था, ये कब पैदा हुआ था, उससे कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। हमको जेन्युइनली मतलब किस चीज से है कि जो डेटा हमको दिया है, जो फॉर्मूला हम जानते हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे पे फिट करा पा रहे हैं क्या, और कुछ सर्टेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करके आंसर ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं। तो पहला चीज मैंने आपको स्ट्रिक्टली बोला वो क्या कि भाई पैराग्राफ्स को लिखना आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करें, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा अपने नोट्स को, ठीक है, तो जैसे आपको ये नोट्स दिख रहा है मेरा, ठीक है, तो इस नोट्स को आप देखें ध्यान से, तो देखना यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना पैराग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी आप देख लीजिए, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ नोट्स अपने पास, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी पैराग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है मुझको, है ना। कहीं पे भी मैंने यहाँ पे कहानी लिख के नहीं रखी है। यू विल सी मोर ऑफ अ मैथमेटिक्स, आपको ज्यादा मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको बहुत ही मतलब कम क्या बोलते हैं पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं। मैं वही चीज लिख रहा हूँ जो मेरे लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, तो हमको सब्जेक्ट ओरिएंटेड नोट्स नहीं बनाने। जैसे मैं बोलता हूँ कि लोगों को आप स्टैंडर्ड बुक्स कम पढ़ा कीजिए अगर आपको गेट का एग्जाम निकालना है। लोग पूछते हैं सर ये तो आप कैसी बात कर रहे हैं सर, स्टैंडर्ड बुक्स हम कम पढ़ें सर, जितने अच्छे अच्छे फॉरेन ऑथर हैं उनकी किताब हम क्यों ना पढ़ें। उस किताब को पढ़ने से आप वो सब्जेक्ट सीख सकते हैं, ठीक है, बट उस किताब को लिखा इसलिए गया है ताकि आप वो सब्जेक्ट सीख जाएं, है ना। लेकिन गेट का एग्जाम क्या होता है, उसको ना सब्जेक्ट के कोर नॉलेज से ज्यादा सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल अप्रोच पे इंटरेस्ट होता है ना। कोई भी किताब ये टारगेट करके नहीं लिखी गई है कि 2 नंबर के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि उस किताब को पढ़ के आप 20 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, लेकिन वो 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे नोट्स में भी देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहली चीज मैं क्या बताया आपको कि जब भी आप नोट्स बना रहे हैं अवॉइड पैराग्राफ्स, आप यहाँ पे पॉइंट्स पे लिखते जाएं चीज़ों को। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके पास पॉइंट्स में लिखी हुई है, पूरी चीज़ें आपके पास पॉइंट वाइज लिखी गई है। मैंने कुछ चीज़ को क्लासीफाई किया है ना। मैंने बहुत अच्छे से जो इंपॉर्टेंट डेटा है, देखो जैसे ये इंपॉर्टेंट डेटा मुझको दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो इस इंपॉर्टेंट डेटा को मैंने हाईलाइट किया है। तो जब भी आप नोट्स बनाने को बैठे, सबसे पहली चीज़ तो ये पता रहे आपको कि जो माइंड होता है वो ग्राफ को जल्दी समझता है, कलर्स को जल्दी जज करता है ना। तो आप हमेशा मल्टी कलर्ड नोट्स बनाएं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपको दिख रहा है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अलग कलर से लिखें, इसको आप हाईलाइट करने की कोशिश करें, है ना, ताकि अगली रीडिंग हो तो हम केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ पाएं। जब हम सेकंड रीडिंग कर रहे हैं, अपनी पहली रीडिंग तो हमेशा आपके नोट्स की बहुत थॉरो रीडिंग होती है, ठीक है, बट जब सेकंड रीडिंग कर रहे हैं तो हमको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता रहे कि हाँ हमको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको पावर सिस्टम जनरेशन, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, भाई कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट होता है, कोल पावर प्लांट होता है, गैस पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, सोलर पावर प्लांट होता है, विंड पावर प्लांट होता है, बायोमास पावर प्लांट होता है, जियोथर्मल पावर प्लांट होता है, टाइडल पावर प्लांट होता है। इन सबको मैंने क्लासिफाई किया, है ना। अब देखें आप, अगर मैं चाहता तो इसको और इलेबोरेटिव बनाने के लिए मैं इन सब का यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता, बट उसकी शायद नीड नहीं है ना। आप देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि बहुत ज्यादा एजेई एग्जाम में पूछता है कि भाई हिंदुस्तान की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है, तो इसको मैंने यहाँ पे अलग कलर से लिख के रखा है कि हाँ भाई ये आपके पास 370 गीगावाट के बराबर है, ठीक है। इसमें से किस टाइप का फ्यूल यूज होता है, कोल 55% में यूज होता है, गैस 6.7% में यूज होता है, डीजल इतने में यूज होता है, न्यूक्लियर इतने में यूज होता है, हाइड्रो इतने में यूज होता है, विंड पावर इतने में यूज होता है। इसको मैंने अलग से एक तरफ लिख के रखा है। तो आप देखिए कि मैं किस टाइप के इंफॉर्मेशन को लायक मान रहा हूं अपने नोट्स में डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आप देख सकते हो कि भाई पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी होती है इंडिया में, मतलब एक व्यक्ति एक महीने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है ना, एवरेज डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है, एवरेज एक दिन में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होता है दिन में, एवरेज पीक पावर डिमांड कितनी होती है दिन में। इन सारी चीजों को यहाँ पे लिखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और कम में इंफॉर्मेशन को लिखने की ट्राई की जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझको एक ऐसा एग्जाम नहीं देना है जहाँ पे मैं सुंदर अक्षरों में 3 पन्ने लिख के एग्जाम निकाल सकता हूँ, है ना। मैं भी जानता हूँ इंजीनियर्स को कि जब वो अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने को जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम के आंसर्स को अगर जेन्युइनली कोई व्यक्ति बैठ के पढ़ ले तो शायद आधे से ज्यादा इंजीनियर्स की इंजीनियरिंग ना निकले, क्योंकि हमको कहानी लिखने की हैबिट हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे गेट में कहानी की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। हर चीज को गेट के एग्जाम में हर चीज को
आपको ना ग्राफ से दिखाते आना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे मैंने बताया कि भाई ये लोड कर्व है, पावर डिमांड मेगावाट में, एक तरफ टाइम आप देख सकते हो कि रात को 12 बजे से लेके अगले दिन 12 बजे तक का लोड आपके पास कैसा है। तो आपको दिखाया गया कि भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पीक लोड बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेस लोड बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्राफ को अपने नोट्स में डालने की कोशिश करें, क्योंकि एक ग्राफ ना आपके 2 पैराग्राफ बचा सकता है। 2 पैराग्राफ में शायद जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो इन्फॉर्मेशन आपको एक ग्राफ में ही मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर प्लांट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर प्लांट के ऊपर आपको 12 नंबर का एक सवाल देखने को मिल सकता है आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, ठीक है। बट मेरे लिए वो 12 नंबर कोई काम के लिए, मेरे लिए जेन्युइनली क्या है, जैसे मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर प्लांट में क्या, कैपिटल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, स्टार्टिंग टाइम, फ्यूल अवेलेबिलिटी, खत्म, है ना। अब अगर ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता तो मैं बैठ के बढ़िया एक पैराग्राफ में कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, कैसे करना है, आराम से कहानी फ्रेम करता बैठ के। बट मुझे उस कहानी की कोई नीड नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो गेट के नोट्स शुड हैव नो नॉनसेंस कंटेंट, किसी भी टाइप का कोई नॉनसेंस कंटेंट आपके गेट के नोट्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये नोट्स आप अपने समझने और एग्जाम निकालने के लिए बना रहे हो, इसको आप सुंदर दिखाने के लिए कतई नहीं बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद जैसे हमको पता है कि भाई बेस लोड प्लांट क्या होता है, पीक लोड प्लांट क्या होता है, ठीक है। तो बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट दोनों के बीच का डिफरेंस को मैंने खटाक से 4 लाइन में लिख दिया, कम स्पेस भी लिया, खत्म किस्सा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे अगर मैं स्टार्ट किया हाइड्रो पावर प्लांट बताना, ठीक है। तो अगर आप एक किताब पढ़ेंगे तो एक किताब में हाइड्रो पावर प्लांट का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट कब स्टार्ट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे इसका आइडिया आया, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, पहले विदेश में इम्प्लीमेंट हुआ कि इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ, इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडिया में पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे बना था। इस टाइप की बहुत सारी कहानियाँ एक किताबों में लिखी रहती है जो कि हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। देखो मैंने सीधा हाइड्रो पावर प्लांट में एक लाइन लिख के स्टार्ट किया है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी, खत्म बात। कौन सा एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर इन डैम, इतना लिखा। उसके बाद देखो कोई पैराग्राफ ना लिखते हुए सीधा एक चार्ट बना दिया। देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चार्ट बना दे रहा हूँ। चार्ट में सीधा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर is converted to kinetic energy, that is converted into rotational mechanical energy, that is converted into electric energy। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर आपके लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। और सीधा मैं आ गया उस कंसेप्ट पे जो मेरे लिए मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि भाई पावर इक्वेशन, ठीक है, क्या पावर इक्वेशन, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूँ पावर इक्वेशन की, तो पावर इक्वेशन को यहाँ पे मैंने डिराइव किया है ना। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप डेरिवेशन हमेशा करें, आप डेरिवेशन हमेशा करें, अपने कॉपी में हमेशा ऐड करें, क्योंकि डेरिवेशन जो होता है ना वो आपको बताता है कि हमने क्या अज्यूम करके इस फॉर्मूले को डेराइव किया है। गेट के एग्जाम में ट्रेंड है कि जो कन्वेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो कन्वेंशनल फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया जाए, है ना। V इक्वल टू आई आर होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन V इक्वल टू आई आर कहाँ पे नहीं होता, शायद वैसा ही कुछ आपको सर्किट बना के देगा एग्जाम में। इसका मतलब क्या, कन्वेंशनल फॉर्मूला ब्रेक हुआ। अब कन्वेंशनल फॉर्मूला ब्रेक होगा ये मुझको कैसे पता चलेगा, जब मैं डेरिवेशन को बहुत ही ज्यादा रिलीजियसली करूंगा। इसका मतलब क्या, क्या इसके पीछे की कहानी थी, क्यों मैंने इसको अज्यूम किया था, क्या क्या मैथमेटिकल टूल्स या ऑपरेशंस करने के बाद मैं इस रिजल्ट पे पहुंचा। तो अगर मैं ये सब चीज़ें जानता हूं तो देखो मैंने यहाँ पे अपने डेरिवेशन को बहुत डिटेल में लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई इसको कांस्टेंट अज्यूम किया गया है, मतलब इससे जो रिजल्ट आएगा अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में लिख के फाइनली पहुंच गया अपने कंक्लूजन पे, ठीक है। और कंक्लूजन को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, क्योंकि अगले बार जब मैं देखूंगा तो ये कंक्लूजन ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या अपने पास, जैसे मैं यहाँ पे देखो कुछ ब्लॉक डायग्राम की हेल्प ले लिया चीज़ों को बताने के लिए कि भाई आपका जो हाइड्रो पावर है वो पहले पेन स्ट्रोक में जाएगा, फिर हाइड्रो टर्बाइन में जाएगा, फिर पावर जनरेशन होगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। मतलब क्या, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलते वक्त किस किस टाइप की चीज़ें हैं, है ना, जो हमको यहाँ पे एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगी। तो देखो एफिशिएंसी का फिर फॉर्मूला लिख दिया कि भाई एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ों के साथ अपन चीज़ों को लेके चलते हैं, है ना। और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी टॉपिक को जब आप एंड करें, है ना, तो उस टॉपिक को हमेशा सप्लीमेंट करें आपके उसी टॉपिक पे पूछे गए
क्वेश्चंस के साथ, और ट्राई करें कि देखो गेट का एग्जाम 1983 से हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि 1983 में जो पैटर्न था वो पैटर्न और आज के पैटर्न में फर्क हो। जैसे आपको बता देता हूं कि भाई उस समय आपके पास कन्वेंशनल पेपर होता था, मतलब क्या, आपको एक क्वेश्चन पूछता था, आपको पेन पेपर से आंसर्स को इलेबोरेट करना होता था, उसको फिजिकली चेक किया जाता था। अब सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एक क्वेश्चन देता है, 4 ऑप्शन पूछता है, 4 ऑप्शन में से हो सकता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो, 3 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो आपको ये जज करना होता है, आपको ये जज करना होता है। तो उस समय की मेंटालिटी आंसर लिखने की मेंटालिटी थी, अभी की मेंटालिटी आंसर मार्क करने की मेंटालिटी है। तो इस दोनों टाइम पे जो एग्जामिनर है, जो आपका पेपर फ्रेम कर रहा है, उसका माइंड सेटअप भी चेंज हो चुका है, ठीक है। Only you will be able to crack GATE examination if you are one step ahead of your examiner. आपका एग्जामिनर जो सोच के क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है, अगर उसकी सोच से आप एक कदम आगे हैं, है ना, तभी आपका गेट का एग्जाम निकलेगा। और जो मैं कह रहा हूं ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, दैट एग्जामिनर इज नो वन बट एन वेल renowned professor of an IIT who is already doing research in many fields, है ना, who is already very diversified in terms of knowledge than you, ठीक है। तो आपको एक ही चीज पे वर्क करना है। आपको पता है गेट का फुल फॉर्म क्या है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ये आपकी इंजीनियरिंग टेस्ट नहीं कर रहा है, ये आपके इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड चेक कर रहा है। इसका मतलब क्या? आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, ठीक है, आप कितना अच्छा प्लान कर सकते हो लिमिटेड टाइम पे, ठीक है, आप पिछले 6 महीने या 8 महीने में कितना एफर्ट दिए हो, ठीक है। तो अगर आप बहुत लेमिनार वे में, डायरेक्शनल वे में एफर्ट देंगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, है ना। तो आप देखना कि मैं इस नोट्स को जब दिखा रहा हूं आपको, तो इस पूरे नोट्स में आप देखिए कि कितने सारे जैसे डायग्राम्स हैं, है ना, डायग्राम से मैं सप्लीमेंट किया हूं इस नोट्स को, ठीक है। डायग्राम से ज्यादा ग्राफ हैं, फॉर्मूले हैं, ठीक है, बट आपको पैराग्राफ मिसिंग्स दिख रहे हैं, आपको कहानी मिसिंग दिख रही है। कहानी नहीं बनानी है यहाँ पे, ठीक है, आप किताब नहीं लिख रहे हैं, आप एक नोट्स लिख रहे हैं एक एग्जाम को निकालने के लिए। मैं आपको गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ कि अगर अपने गेट का नोट्स पढ़ के आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जाएंगे तो आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर का माइंड सेटअप अलग है, यहाँ पे एग्जामिनर का माइंड सेटअप अलग है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे ग्राफ कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे अपने क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप देखोगे कि रोड पे साइन के जगह लेफ्ट या राइट लिख दिया जाए तो आपको शायद पढ़ने में टाइम लगेगा और मुड़ने में भी टाइम लगेगा, बट अगर वहां पे सिंबल बना हुआ है तो उस सिंबल के साथ आपके लिए जज करना आसान होता है ना। तो इसी कारण मैं बोल रहा हूं हमेशा ग्राफ का यूज करें, मल्टी कलर पेन्स का यूज करें, है ना, और उसके बाद अपने नोट्स को बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ से डालें, डेरिवेशन को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, यही आपको गेट में देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आप अपने नोट्स को PYQ से, दैट टू पास्ट 5 ईयर्स के PYQ से सप्लीमेंट करें, ठीक है। आपके पास PYQ से सप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई आप किस तरीके से अपने आप को लेके चल रहे हैं, कैसा आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि आधी चीज़ तो आपका नोट्स कैसा बना है वही डिसाइड कर देगा, क्योंकि जो आप नोट्स में लिखे हो वही आप पढ़ के जाओगे, और आपके नोट्स में लिखा हुआ कंटेंट एक IIT के प्रोफेसर द्वारा बनाए गए चीज़ों को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है। तो जस्ट लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ, क्या आपको माइंड में रखना है नोट्स बनाते वक्त? डोंट ऐड पैराग्राफ्स, डोंट राइट टू मच थ्योरी, है ना। मैथ्स ज़्यादा लिखें, पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखें, कलरफुल नोट्स बनाएं ताकि आपका माइंड जल्दी पिकअप कर पाए चीज़ों को, आपको पढ़ने में आसान हो। अगर आप एक ही कलर के पेन से लिखेंगे तो एक मेंटालिटी है कि आपके लिए ना वो नोट्स, अगर आपको 300 पन्ने पढ़ने हैं बैठ के एक दिन में, तो आपके लिए मोनोटोनस हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करें, फॉर्मूलेस को बॉक्स में डालें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाएं। सर्किट बनाने में घबराएं ना कि अरे सर एक ही बार बनाएंगे, नहीं, एक ही सर्किट के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना लिखें। अगर आपको लगता है कि इस डायग्राम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप उस डायग्राम को 2 बार बनाएं और आधे आधे इन्फॉर्मेशन डालें, ताकि आप उसको आराम से पढ़ पाएँ, आराम से समझ पाएँ, है ना। एक के ऊपर एक खिचड़ी नहीं पका देनी है, ठीक है। स्पेस लेके लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नोट्स 500 पेज का बन जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। बट हमको बहुत ही एफिशिएंट नोट्स बनाने हैं जो हमारे एग्जाम निकालने में काम आएगा, ठीक। कैसा लगा आपको वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इस टॉपिक पे कुछ भी डाउट आए, शायद सर मैं गलत नोट्स बना रहा हूं या मैं सही नोट्स बना रहा हूं, या आपको मेरे किसी इनपुट की नीड है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आप देखते हैं कि मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए अवेलेबल रहता हूं, ठीक है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक कॉमेंट करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर मोटिवेशन। Adda 24/7 is always with you. Thank you so much.